Hello guys, good morning. Welcome back to the Vedanta Education. This is class 12th chemistry and this class is being recorded after the Diwali vacations. So I hope you are good at your places and celebrated the Diwali very well, very enjoyable, and I wish you to get back to the studies for your 12th class, your board studies. Okay guys, and I hope कि आप बहुत जल्दी ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उन वेकेशन से वापस स्टडी की तरफ। काफ़ी बच्चे तो ऑलरेडी कर भी चुके होंगे, ठीक है। और इस वीडियो में, इस लेक्चर के अंदर हम हमारा जो सिलेबस चल रहा था उसको अपन आगे फॉरवर्ड करते हैं। एज यू कैन सी दैट वी वर हैविंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसमें हम ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली की हम बात कर रहे थे एंड मैनी मच थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी। जैसे हमने उसके अंदर उसके सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप 16 की हमने बात की थी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हमने बात की थी, है ना, अकरेंस की बात की थी, रिएक्टिविटीज़ विद द हैलोजन्स, हाइड्रोजन्स एंड ऑल, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैड टॉक्ड अबाउट द डाईऑक्सीजन O2। ओके, अब हम उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 16 बीन फॉर्म्ड, कि ग्रुप 16 से कौन कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं। मतलब बेसिकली हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या क्या बाइंडिंग्स करता है और कैसे कैसे ऑक्साइड्स बनाता है। देखना कि वेरियस एलिमेंट्स bind with oxygen to form oxides। ठीक है क्या, मतलब बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, बाइंड करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और अब हमें यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई क्या सभी एलिमेंट्स यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। मैक्सिमम एलिमेंट्स यहाँ बाइंड करेंगे क्योंकि हमें ये मालूम है कि ऑक्सीजन इज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट सभी से बाइंड कर सकता है, ऑलमोस्ट सभी के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक्सेप्शनली मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि बाकी एलिमेंट्स के साथ तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, बट वन एलिमेंट इज देयर विच डू नॉट फॉर्म्स ऑक्साइड। बाइंड तो करेगा बट ऑक्साइड नहीं बनाएगा, दैट विल बी फॉर्म्ड फ्लोराइड विथ फ्लोरीन। और आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, विथ फ्लोरीन इट फॉर्म्स फ्लोराइड। समझ में आ रही है क्या बात। जैसे मैं एग्जांपल लूं OF2, समझ में आ गई बात। देखिए अब आप बोलेंगे सर इसमें भी ऑक्सीजन है, वी मस्ट से इट ऑल्सो एज ऑक्साइड, हमें इसको भी ऑक्साइड बोलना चाहिए, बट नो, वी विल आस्क इट एज अ फ्लोराइड, क्योंकि आइड जो हम सफिक्स लगा रहे हैं वो किसके आगे लगाते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और नेगेटिवली चार्ज्ड कौन होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड वी नो दैट फ्लोराइड इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एवर इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात। तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोराइड। इसका मतलब आइड सफिक्स किसके लगेगा, फ्लोरीन के, नॉट विद द ऑक्सीजन फ्लोराइड। दिस इज ऑक्सीजन फ्लोराइड। और यही एक कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की नहीं चलती, इसलिए हम इसको ऑक्साइड ना बोल के फ्लोराइड बोलेंगे। और बाकी किसी के साथ भी अगर ऑक्सीजन बाइंड करता है दैट विल बी नोन एज द ऑक्साइड। ओके, देखिए ऑक्साइड्स जो होते हैं, ऑक्साइड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना। एक तो आप कह सकते हैं कि सिंपल ऑक्साइड होता है ना, सिंपल ऑक्साइड होता है। सिंपल ऑक्साइड का मतलब क्या है, दोज विच हैव होल नंबर ऑक्सीडेशन state which is not variable। ध्यान देना इस बात पे। और कुछ कैसे होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, मिक्स ऑक्साइड्स। मतलब क्या होते हैं, ओड वैलेंसीज, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए ओड ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट
एंड वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा बात पे। जैसे मैंने लिखा Pb2O3, Pb3O4 लिख देता हूँ मैं, है ना। जैसे Fe3O4 लिख देता हूँ। आप देखिए जरा, ये 4 टू जा 8 हो गया। ओके, 8 को आप 3 में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? ना तो 3 ना 2, नहीं हो सकता ना डिवाइड। तो यहाँ पे वैलेंसी कैसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, ओड है और वेरिएबल होती है। जैसे इसी को आप Fe2O3 में भी बदल सकते हैं, जैसे ये लेड में भी इसको भी बदला जा सकता है। तो ऑक्साइड्स जो है गाइस, वो क्या है, वो दोनों टाइप से आप इसको देख सकते हैं। एक तो मिक्स्ड भी हो सकता है और एक सिंपल जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। जैसे इसमें मैंने कहा MgO। अब इसमें कोई वेरिएबिलिटी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, यहाँ पे ये +2 स्टेट में है एंड दैट्स इट, इसके अलावा नहीं जाएगा। जैसे मैं कहूँ Al2O3, ये यहाँ पे क्या है, एक होल नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 टू 6, 6 को 2 एल्यूमिनियम में डिवाइड करोगे तो +3 स्टेट्स होते हैं। बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं कि ये सिंपल और मिक्स्ड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन ये कर लेता है सिंपली। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपके सिंपल ऑक्साइड्स हैं, इनको हम 2-3 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको आप एसिडिक में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको आप बेसिक में भी कर सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, और इसको आप एम्फोटेरिक में भी कर सकते हैं। समझिएगा, एम्फोटेरिक। ठीक है, अब देखना जरा, मैं एक एक को डिफाइन करता हूं यहाँ पे और उनके एग्जांपल्स देता हूं। तो मैं कहता हूं कि एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं? वो होते हैं those which gives acid with water are एसिडिक ऑक्साइड्स। अच्छा बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या आपको? लेट मी राइट डाउन सम एग्जांपल्स। SO2, CO2, ऑल दीज आर व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स, जो क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, ये एसिड देते हैं, है ना। परक्लोरेट्स भी हो सकते हैं, Cl2O7 जिसको आप बोलते हैं, N2O5 भी हो सकता है। तो ये ऑक्साइड्स को अगर आप वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या देते हैं, ये देते हैं एसिड। इट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। बोलिए, बात समझ में आपको आ रही है क्या? ठीक है, और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक्स होते हैं, तो नॉन मेटल के कैसे होंगे, एसिडिक, और मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या लिखूं कि जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको, आर एसिडिक। बोलो जी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या है, जनरली एसिडिक हैं, एंड वी आर फाइंडिंग दैट ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। Cl, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर, इनके ऑक्साइड्स हैं। इसका मतलब ये सभी क्या है, एसिडिक हैं। बिकॉज वन थिंग वी रिमेंबर दैट एसिडिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स विल बी बेस। तो उल्टा कर दीजिए, किसमें, नॉन मेटल्स को एसिडिक। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो वो ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ में क्या दे रहे हैं, एसिड दे रहे हैं, वो कौन होंगे, एसिडिक होंगे, और जो बेस देंगे वो बेसिक होंगे। सिंपली बात। तो बेसिक के अंदर मैं क्या लिख दूं, बेसिक में मैं क्या लिख देता हूं, गिव्स बेस विथ वाटर। बहुत ही सिंपल बात है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैंने कहा सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ऑल दीज आर ऑल बेसिक ऑक्साइड्स। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में रिएक्ट करवाते हैं, देन यू फाइंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गाइस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज calcium hydroxide. What it is? Calcium hydroxide, and it is a base. What it is? It is a base. And guys, calcium oxide क्या होता है? ये calcium oxide जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लाइम,
हैं, लाइम होता है, चूना होता है, उसको पानी में डालते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ में, ठीक है। वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है वाटर से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। दिस इज लाइम वाटर। ओके गाइज, तो ये क्या है, बेसिक, क्योंकि देखो मेटल है ना, मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड तो बेस होते हैं, और उसको हमने डिफाइन भी कर दिया कि वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस देना चाहिए। यस, इट इज प्रोवाइडिंग द बेस। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स ये जनरली कौन से होंगे, जनरली मेटेलिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? जनरली अगर मेटेलिक ऑक्साइड्स को बोलेंगे तो वो बेसिक होंगे, और नॉन मेटेलिक को बोलोगे तो वो एसिडिक होंगे। और एसिडिक कौन होंगे, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोवाइड करते हैं, और बेसिक कौन होंगे, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं। लेट मी टेक इन मोर फर्दरली। जैसे देखिए, जैसे ध्यान देना, इसी के साथ एक एक्सेप्शन पे अपन बात करने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्लाइट एंड ए सिली एक्सेप्शन। देखना बच्चों, सिली एक्सेप्शन क्या है, मैंने सिंपल वर्ड्स में कह दिया कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या दे रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं, बेसिक, बिकॉज दोस आर प्रोड्यूसिंग बेस विद रिएक्टिंग विद वाटर। ओके, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन क्या है कि कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स भी होते हैं जो एसिडिक होते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं some metallic oxides are act as acid। ओके, लेकिन ध्यान देना बच्चों, which is in high oxidation state। समझिए बात को, क्या कि अगर वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, इवन दो दोज आर मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये देखिए आपके सामने, ये मैग्नेट, ये आपके सामने क्रोमेट, ये आपके सामने वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5, ये सभी क्या है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये +7 में है, ये +6 में है, ये +5 में है। ऑल दीज metals are in high oxidation states and metal with the high oxidation state might be acidic। जबकि हमने क्या कहा है कि मेटल का ऑक्साइड तो क्या होता है, बेसिक होता है, लेकिन अगर मेटल बहुत ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एसिडिक हो सकता है। दिस इज एन एक्सेप्शन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एग्जांपल्स। समझ में आ रही है क्या बात? और आपने अगर पढ़ा हो तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, लेकिन स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। जैसे हमने बोला है कि नाइट्रोजन फैमिली में +5 टॉप की तरफ स्टेबल था, +3 बॉटम की तरफ। तो +3 छोटी स्टेट बॉटम में मेटल की तरफ स्टेबल थी, तो हाइयर स्टेट क्या है, टॉप पे, और टॉप पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं तो वो एसिडिक होते हैं। दैट्स व्हाई दिस एक्सेप्शन इज हियर। हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी, है ना। ऑक्सीजन फैमिली में भी यही बात हमने की थी, +4 +6 टॉप पे ज्यादा स्टेबल है, हाइयर स्टेट टॉप पे ज्यादा स्टेबल है, टॉप पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, इसलिए हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल्स भी कैसे हो गए, एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई है कि हमारे पास ऑक्साइड्स कैसे हुए, एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं, है ना। और एसिडिक कौन है, जो एसिड दे रहे हैं वाटर के साथ, जो बेस दे रहे हैं वो बेसिक है। और बेसिक कौन से हैं, मेटेलिक, एसिडिक कौन से हैं, नॉन मेटेलिक, एंड ए स्मॉल एक्सेप्शन इज बीन देयर। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर हम ये एक बात बोलेंगे बहुत ही सुंदर, एक और हम तीसरा एक कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं। एसिडिक बोला हमने, बेसिक बोला हमने, तीसरी बात एक और हम बोल देते हैं कि भैया कुछ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही एम्फोटेरिक, स्पेलिंग को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, व्हाट इट सेज, दोज ऑक्साइड्स which react with both acid and base।
ध्यान दीजिए, क्या वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है? क्या आपको ये बात समझ में बैठ रही है? क्या मैं कहना चाहता हूं, Al2O3 एम्फोटेरिक कौन होते हैं? एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनकी दोनों टाइप की नेचर होती है, जिनकी दोनों टाइप की नेचर होती है। ध्यान दीजिएगा, बट इट शुड बी द वाटर, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। देखिए ये दो रिएक्शंस हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स लिए मैंने, इसमें HCl से इसमें बेस NaOH से रिएक्ट कराता हूं, दोनों रिएक्शन प्रोडक्ट देंगे। इसका मतलब Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना कहते हैं, ये क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो यहां बेस की तरह बिहेव कर रहा है, हियर इट इज एक्टिंग एज बेस, और ये यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कैसा है, एक एम्फोटेरिक है। एंड व्हाट इट गिव्स AlOH प्लस Cl, इसमें ले लीजिए 3 प्लस 3Cl माइनस, और इट शुड बी गिविंग 2 AlOH2 एंड हियर यू see Na। ओके, तो अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि भैया दोनों ही रिएक्शंस पॉसिबल हो पा रही हैं, ठीक है, दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा सा ये है 6 + 3 + 3, ये +3 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास में ये जो Al2O3 है वो कैसा है, दैट इज एन एम्फोटेरिक टाइप ऑफ द ऑक्साइड। कैसा है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, ठीक है, क्या समझ में आई बात? तो ये एक एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एम्फोटेरिक बोल रहे हैं। इस रिएक्शन में एसिड से कर रहा है तो बेसिक नेचर, इस रिएक्शन में बेस से कर रहा है तो एसिडिक नेचर, एंड हियर इट इज नोन एज द एम्फोटेरिक। और एक बहुत ही स्पेसिफिक क्लास, एक बहुत ही सुंदर क्लास की मैं बात कर रहा हूं। क्या मैं बात कर रहा हूं, देखना जरा, देखना जरा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत ही सामान्य बोल सकते हैं, भैया सुंदर से चुपचाप बैठे रहने वाले हैं, ये एसिडिक, ये बेसिक, ये दोनों, ये बड़े खुरापाती, अरे ये तो बड़े शांत हैं, अरे देवता रूप वाले भी होते हैं कुछ। और वो कौन है? जिनको हम न्यूट्रल ऑक्साइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड, ना एसिडिक ना बेसिक, neither एसिडिक नॉर बेसिक है। देवता रूपी भी होते हैं भैया, शैतानों को तो पढ़ लिया हमने, अरे कुछ देवता रूपी भी इंसान हैं हमारे जैसे, मेरे जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ना हम एसिडिक हैं ना बेसिक हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल CONO, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनिल कहते हैं ना। आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा होगा, लिगेंड कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं, नाइट्रोसिल। ये आपके क्या है? ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो ना तो हैं एसिडिक और ना ही हैं बेसिक, ऐसा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको, मुझे लगता है कि ऑक्साइड्स जो हैं आपको समझ में आ गए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि भैया ऑक्साइड सिंपल भी है, मिक्स्ड भी है। सिंपल होल नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबिलिटी ना हो तो सिंपल है वेरिएबिलिटी, और होल नंबर ना हो ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो मिक्स्ड होते हैं। सिंपल में हमने एसिडिक, वाटर के साथ एसिड देंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो गए। बेसिक जो वाटर के साथ बेस देंगे तो वो मेटल ऑक्साइड्स हो गए। एम्फोटेरिक जो दोनों काम करने वाले हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, और न्यूट्रल जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं जो बेसिक ना होकर के कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, लेकिन वो कब होते हैं? जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हो। तो ये हुए हमारे ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड्स की हमने बात की। चले अब हम आगे बढ़ते हैं और इस ऑक्सीजन का एक नया कंपाउंड लेकर के आते हैं। हमने ऑक्सीजन का O2 डाइऑक्सीजन पढ़ लिया, उसके ऑक्साइड्स पढ़ लिए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू one step more ahead for the ozone. A must
अंडरस्टूडेबल एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीजन विच इज ओजोन O3। ओके गाइस, चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे नए कंपाउंड की तरफ, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओजोन। तो चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे नए कंपाउंड ओजोन की, O3 ओजोन। ओके, देखिए बच्चों, अब आप बोलेंगे ये ना तो ऑक्सीजन है, ना तो सिंपल O है, ना तो O2 है, फिर ये क्या चीज है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है O3, और मैं सिंपली कहूं तो ये क्या है, दिस इज एलोट्रॉप। क्या है गाइस? ये एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप समझ रहे हैं? एलोट्रॉप क्या होता है गाइस? जिसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ जाएगा, उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। उसका एटॉमिक नंबर तो वही होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं O2, इसमें क्या होते हैं O3 होते हैं। बॉन्डिंग अलग करके, ठीक है, उसमें बॉन्ड की बिहाफ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलोट्रॉप बोल रहे हैं। तो ओजोन इज एलोट्रॉप ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें देखिए क्या होता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं सभी, लेकिन फिर भी हम ओजोन का एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। काफ़ी रिएक्टिव होता है ओजोन, और एक सी लेवल पे ये काफ़ी लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इट एग्जिस्ट एट सी लेवल, इट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग एट सी लेवल। समझ में आ रही है बात, है ना? सी लेवल आप समझते हैं, एक सी लेवल होता है डाउन टू दी साउथ एरियाज, ठीक है। वो क्या होते हैं, सी लेवल की तरफ चले जाते हैं। हम प्लेनर एरियाज में हैं, एंड फॉर द नॉर्थ साइड यू कैन से दैट दैट इज द हायर एल्टीट्यूड्स, ओके, माउंटेन एरियाज। ओके, तो अगर आप सी लेवल की बात करेंगे तो उस पर ये काफ़ी लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, इसके बाद देखिए आपको मालूम है कि फ्रॉम अर्थ 20 kilometers high it forms, ये क्या बनाता है, फॉर्म्स ओजोन लेयर। क्या बना लेता है ये? ओजोन लेयर। कौन सी लेयर बनाता है? ओजोन लेयर बनाता है। सब जानते हैं कि अर्थ के लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर क्या है, ओजोन की लेयर होती है। अच्छा, वहां पे ये बनती कैसे है गाइस? कैसे बनती है? देयर इट इज फॉर्म्ड, कैसे बनी है ये? बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द सनलाइट। समझ रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन से अगर ओजोन का प्रिपरेशन की आप बात कर रहे हैं तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इट रिक्वायर्स द एनर्जी एंड दैट इज बीन अकम्प्लिश्ड बाय द सनलाइट। वो सनलाइट उसको कंप्लीट करके देता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सनलाइट जो है, क्योंकि बादल होते हैं, बादल में क्या होता है, स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और एनर्जी, वो वाली एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होकर के ओजोन लेयर बना लेती है। ओके, अब ओजोन लेयर जो करती है, क्या काम करती है, वो भी आपको सबको मालूम है कि ये क्या करती है। इट एब्जॉर्ब्स, या हम बोल देंगे इट प्रोटेक्ट द अर्थ बाय यूवी रेज, है ना। यूवी या ऐसी ही कुछ और हार्मफुल रेज अगर आ रही हैं सन से या सनलाइट के अंदर, तो उनको वो जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको अर्थ पे नहीं आने देती। दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ द प्रोटेक्शन इज बीन गिवन बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करती हैं। और इतना आपको मालूम भी होगा कि ओजोन लेयर जैसे ही क्या है, डिप्लेट होती जा रही है। डिप्लेट होने का मतलब क्या है, उसको हार्म होता जा रहा है। लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर जस्ट डिप्लेटिंग द ओजोन लेयर। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो खत्म होता जा रहा है। तो सिंपली हमने एक इंट्रोडक्शन की बात की है कि भैया ओजोन क्या है, कहाँ है, कैसे बना है, ठीक है। अब देखिए हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, मतलब लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। ओके गाइस, प्रिपरेशंस देखिए, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय पासिंग
अगर आप ऑक्सीजन के एक स्ट्रीम को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, किससे, थ्रू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट 142 किलोजूल्स पर मोल। 1 मोल ओजोन बनाने के लिए हमें लगभग 142 किलोजूल एनर्जी चाहिए, दैट इज बीन गिवन बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हमने उसको एनर्जी दे दी है। ऑक्सीजन की स्ट्रीम है, उसको पास कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन गैस को पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू, जिससे वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक है, एनर्जी को लेगा एंड react to each other oxygen molecules and forming the ozone। वो क्या करेगा, ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए कैसे, ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, ओजोन बन रहा है। और जब भी स्टोइकियोमेट्री क्या हो, अलग अलग हो, तो उस केस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्टोइकियोमेट्री, इसकी यहाँ पे रख दीजिए और इसकी इधर रख दीजिए। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन आर जस्ट प्रोवाइडिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओजोन। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका डेल्टा H नोट जो है गाइस, वो कितना है, दैट इज प्लस 142 किलोजूल्स पर मोल। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे आप इसका एंथैल्पी देखेंगे, देन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। तो आप अगर लैब में इसको आप बनाना चाहते हैं, इस गैस को, है ना, ये है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यू आर यूजिंग हियर। और अगर आप इसको लैब में बनाना चाहते हैं, देन यू मस्ट फॉलो दिस प्रोसेस। ओके, ये एक चीज देखना कि हियर इट इज 10%। टू कॉन्सेंट्रेट अप टू मोर 10%, अगर इसको आप 10 से 20%, 30% और ले जाना चाहते हैं, देन यूज ओजोनाइजर की हेल्प करते हैं। हेल्प लेकर के क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, 10 से 20 से 30% तक इसको क्या कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, एंड देन कंडेंस्ड इन वेसल्स, और इसको कंडेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सिंपली एक जनरल सी बात है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द मेथड टू जस्ट प्रोवाइड और जस्ट फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन इज देयर, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन, एंड दैट ओजोन इज 10% ओनली। ओके, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ओजोन आप वन शॉट आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपली एक्सप्लोसिव टाइप की गैस होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए इसको आप एक साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। It is started with the 10% of the concentration, then just increased by the 10% is by the help of the ozonizers and the condensations. ओके, सो होपफुली आपको इसका प्रिपरेशन समझ में आया। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। ये जो प्रिपरेशन है वो सिंपल ही आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका एनवायरमेंटल प्रिपरेशन है ओजोन लेयर का, कुछ उससे मिला जुला है। वहाँ पे भी ये गैस अभी यहाँ पे हम लैब में तो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियली, बट इन एटमॉस्फेयर दिस गैस इज नेचुरली बीन अकर्ड। और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हम दे रहे हैं, वहाँ पे क्या है, सनलाइट है, वहाँ पे काफ़ी एनर्जी है, क्लाउड स्कैटरिंग वगैरह, ये सब एनर्जी वहाँ पे है। उस एनर्जी से ये क्या कर सकता है, ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर भी। ओके, चलिए गाइस, अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए, जैसे हम इसके कलर की बात कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की भी हम इसमें बात करने वाले हैं। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर उठते हैं, सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब भी हम देने वाले हैं। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और घबराना भी नहीं होता है। देखिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज। देखना जरा ये कैसी होती है। अगर मैं इसकी गैसियस स्टेट की बात करता हूं तो ये कैसी है, इट इज पेल ब्लू गैस। अगर मैं इसके लिक्विड में होने की बात करता हूं तो ये कैसी हो जाती है, डार्क ब्लू लिक्विड।
ठीक है। अगर मैं इसके सॉलिड होने की बात करता हूं तो ये कैसी हो जाती है, ब्लू वायलेट या ब्लैक वायलेट मैं बोल दूं इसको। और अगर मैं इसके सॉलिड होने की बात करता हूं देन इट इज ब्लैक वायलेट, हाँ, सॉलिड। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो मैंने इसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में आपको बताया कि ये क्या हो सकती है, काफ़ी सारे स्टेट्स के बिहाफ पे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, पेल ब्लू गैस है, अगर लिक्विड में तो डार्क ब्लू है, अगर सॉलिड है तो ब्लैक वायलेट टाइप का सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये कैसी होती है, इन स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटी it is harmless। समझना बच्चों बात को, कि अगर आपने छोटी क्वांटिटी में इसको रखा हुआ है तो ये हमारे को हार्म नहीं पहुंचाएगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। बट मोर देन, इसकी कंसंट्रेशन देखना, मोर देन 100 ppm इट इंड्यूस हेल्थ इश्यू, ठीक है, नाउजिया, वॉमिट, हेडेक, ये सब क्या है, ये हेल्थ इश्यूज हैं, सम सिम्टोमेटिक हेल्थ इश्यूज हैं। तो ये क्या होंगे, इसके अनकंफर्टेबल रिजल्ट्स हैं। तो इसकी कंसंट्रेशंस मोर देन 100 ppm होते ही ऐसे इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया ऑक्सीजन एंड ओजोन, ओजोन है O3, ऑक्सीजन है O2, बताओ कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है। क्योंकि हमने रिएक्शन देखी है कि ऑक्सीजन से ओजोन जा रहा है, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, ऑक्सीजन स्टेबल है या ओजोन स्टेबल है। ये क्वेश्चन आपको पूछ ले तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसको समझना एंड सुंदर तरीके से इसको आंसर करना, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि हमारे पास में किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए होता है, गिब्स फ्री एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू ज़रूरी होती है कि नहीं होती है। ये आप लोग जानते होंगे कि जिस भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर सक्सेसफुली क्या होता है, सक्सीड करता है, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, इस गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या होती है, दिस इज एंट्रोपी, ठीक है। ये क्या है, एंट्रोपी है, ये क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी है, और ये क्या है, टेम्परेचर है। तो अब आप ये समझिए गाइस कि हमारे पास में हमने एक चीज लिखी थी कि 3O2 को आप रिएक्ट करते हैं तो 2O3 बनता है ओजोन, और यहाँ पे डेल्टा H क्या है, डेल्टा H था 142 किलोजूल्स पर मोल था, ठीक है क्या बच्चों। और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कितने पे होता है, स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड का मतलब हो गया, कितना हो गया बच्चों, ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर है। अब देखो, अब देखना जरा, अभी मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है या ओजोन ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो रिएक्शन है इसको आप रिवर्स देखना जरा, रिवर्स देखना। रिवर्स में अगर देखता हूं तो 2 ओजोन लूं तो वो क्या जा रहे हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दे रहे हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर इधर से इधर जा रहे थे तो डेल्टा H नॉट क्या था, पॉजिटिव 142 था, तो इसके लिए नेगेटिव 142 किलोजूल्स हो गया कि नहीं हुआ। मतलब ये रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक थी तो ये एक्सोथर्मिक हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर तो सिमिलरली वही है 298 केल्विन, ठीक है ना। अब देखिए, अब बताइए मेरे को कि यहाँ पे और यहाँ पे में दोनों के अंदर डेल्टा S का क्या रोल है, डेल्टा S एंट्रोपी, ये वाला एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में बताइए। देखिए बच्चों, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है किसी भी सिस्टम के अंदर कितना डिस्टरबेंस है। क्या होता है एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम में कितना डिस्टरबेंस है, दैट इज
नोन एज द एंट्रोपी, है ना। जैसे किसी क्लास में टीचर है, स्टूडेंट शांति से बैठे हैं, वहां पे डिस्टर्बेंस कम है, देयर एंट्रोपी इज लो। इफ टीचर गेट्स आउट ऑफ द क्लास, स्टूडेंट्स आर स्क्रीमिंग लाउडली एंड जस्ट थ्रोइंग देमसेल्फ इनटू द क्लास, ऑल ओवर द क्लास। सो एंट्रोपी क्या हो गई, डिस्टर्बेंस क्या हो गया, राइज हो गया। ध्यान देना इस बात के ऊपर, ठीक है। तो एंट्रोपी अगर राइज हो रही है तो उस चीज को आप देखेंगे तो यहां पे एंट्रोपी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, और यहां पे एंट्रोपी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आप ये समझिए कैसे ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा कैसे हो रहा है इस चीज को आप समझना कि आप ये सिंपल ये देखिए कि यहां पे कितने मोल ओजोन थी, 2 मोल ओजोन थी, यहां पे कितने मोल ऑक्सीजन हो गई, 3 मोल ऑक्सीजन हो गई। दैट मीन्स डिस्टर्बेंस कहां ज्यादा हो गए, यहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए ना, ज्यादा हो गए, है ना। 3 मोल में तो 3 इंटू Na, यहाँ पे 2 इंटू Na, तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, डिस्टर्बेंस ज्यादा है। तो डेल्टा S कैसे निकालोगे, S फाइनल माइनस S इनिशियल, तो S फाइनल 3 माइनस 2 करके आप क्या करोगे, पॉजिटिव। फाइनल इट्स नॉट 2, 3 एंड 2, ये तो एक स्टोइकियोमेट्री है इसकी। आप ये देखेंगे कि पॉजिटिव आएगा अल्टीमेटली, एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव, और इसके अंदर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि देखो डिक्रीज हो गया है, इसमें 2 मोल में जा रहा है 3 से, तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो गया। समझ में आ गई बात। अब आप इनके दोनों के जो फैक्टर्स है ना, इनको इस फॉर्मूले में रख के देख लीजिए। मैं इसको रख के देख रहा हूं एक तो, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में मैं लिखता हूं डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है साहब, ये वाला नेगेटिव लगाता हूं मैं, है ना। और अब देखिए टी, और डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है। समझना बात को, है ना। तो ये मेरे पास ये डेल्टा एस नेगेटिव और ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से करूंगा तो अल्टीमेटली डेल्टा जी गिव्स व्हाट, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस ड्यू टू डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव। बोलो जी भैया बात। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस है इसीलिए तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है इसको, कितनी, 142 किलो जूल्स पर मोल, तभी तो ये एनर्जी लेके इधर आ रहा है, अपने आप नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है। अब इन सारी चीजों को आप इसमें रख करके देखिएगा, मैं यहां पे रख के बताता हूं। डेल्टा जी, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है साहब, नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव आ गया, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास टी, और डेल्टा एस कैसा है, इसके अंदर पॉजिटिव है। ये लो जी, ये लो जी, देखिए संभालिए बात को, ये प्लस और टी प्लस 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 माइनस माइनस। अब यहां पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में नहीं है बच्चों, माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा, माइनस ही तो आएगा। चाहे अब आप इसको बढ़ाओ चाहे इसको बढ़ाओ, किसी को भी बढ़ाओ, माइनस वैल्यू आने वाली है। तो इसके लिए क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव, तो ये कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। तो अब आप समझिए बात को कि मैंने ओजोन और ऑक्सीजन को इक्विलिब्रियम में रखा है बच्चों, तो वो ओजोन अपने आप किधर आ जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगी, है ना। ओजोन अपने आप किधर आ जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव, और इस रिएक्शन का कैसा है, पॉजिटिव। तो जिसका नेगेटिव होता है वो रिएक्शन आसानी से चलती है। इसका मतलब ये चलेगी और ये चलेगी, तो ये क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन ओजोन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन और ओजोन में से थर्मोडायनामिकली कौन स्टेबल है, हम बोलेंगे ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि उसकी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, जबकि इस ओजोन वाले की क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला चलेगा, ये चलेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। समझ में आ गई बात। और पूरा आप एक्सप्लेन करना चाहे तो बोल सकते हैं कि जब ओजोन आप फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका एंथैल्पी पॉजिटिव और एंट्रोपी नेगेटिव है, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव, एंथैल्पी नेगेटिव। एंड यू सी बाय प्लेसिंग इन दिस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये आपका थर्मोडायनेमिक गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आप इसमें पुट करके देखेंगे कि डेल्टा जी इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो होगी नहीं, ये होगी, ये होगी, तो क्या देगी, ओजोन, ऑक्सीजन देगी, ऑक्सीजन देगी। इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेबल है, इसीलिए तो आ रहा है।
बोलो भैया, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल हो गया हमारे पास में? ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन दी ओजोन। ओजोन से ऑक्सीजन कहीं ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली अगर आप देखते हैं तो, ठीक है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशंस लेते हैं, यहां पे मैं इसी से इसको जोड़ता हूं, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन इज एक्सप्लोसिव। वो क्या है? एक्सप्लोसिव होती है गाइस, ठीक है क्या? वो क्या होती है? एक्सप्लोसिव होती है, बूम करके बम छूटता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होगी? कन्वर्ट कर लेगी, ठीक है, क्या कर देगी? देखिए ये क्या है? पॉजिटिव डेल्टा एच, इसका मतलब ये तो क्या थी? एंडोथर्मिक थी ना, तो ये नेगेटिव है, मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक। अरे भैया, ओजोन से ऑक्सीजन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन है, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, और ये जाता है तो क्या देता है? हीट रिलीज करता है, और बहुत ज्यादा ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन है तो बहुत ज्यादा ये वाली रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन में कन्वर्जन होगा और हीट रिलीज होगी, बहुत सारी हीट एक साथ रिलीज होगी, तो बम करके पटाखा चल जाता है। ये बात आप समझिएगा, ठीक है। अच्छा, ओजोन की एक और खास बात होती है, इट इजीली लिबरेट्स व्हाट एसेंट ऑक्सीजन। एसेंट ऑक्सीजन कैसी होती है गाइस? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन का एटम रखा है ना, ये एसेंट ऑक्सीजन है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, सो हाई रिएक्टिव। क्या कर सकती है? ऑक्सीडाइज कर सकती है किसको? सल्फाइड को सल्फेट के अंदर, और आयोडाइड को आयोडेट्स में, आयोडीन में करेगी, सॉरी यहां पे, ठीक है ना। इस टाइप से, जैसे पीबीएस है ना, एसेंट ऑक्सीजन, PbSO4, ऐसे, ठीक है। तो ये ऑक्साइड्स को क्या, सल्फाइड्स को क्या कर सकती है? सल्फेट में रिएक्टिवली क्या कर सकती है? ऑक्सीडाइज कर सकती है, क्योंकि ये एसेंट ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बच्चों ध्यान दीजिए, आप जब फेशियल वगैरह कराते हैं तो वहाँ पे भी एक ओजोन करके फेशियल आता है मार्केट के अंदर, आप पार्लर वगैरह जाते हैं तो वो ओजोन क्या करता है? वो फेशियल क्या करता है? आपके ब्लीच करता है, जो भी कचरा वगैरह, जो भी ऑयली पार्टिकल्स वगैरह चेहरे पे हैं, डेड स्किन से, उनको ऑक्सीडाइज करके रिमूव कर देता है। तो वो कैसे करता है? क्योंकि वो क्या कर सकता है? ओजोन क्या कर सकता है बच्चों? एक चीज और ध्यान देना, ओजोन को आप ये देखिए, ये रिएक्शन देता है, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 एसेंट ऑक्सीजन क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल हो गए ना, ठीक है। तो ये क्या देता है? एक एसेंट एटम देता है, एसेंट ऑक्सीजन देता है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सल्फाइड हुए, आयोडाइड हुए, इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है इसकी बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी क्या है? आपको ऐसे पूछ ले कि भैया ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा सवाल है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन मतलब आपको एक सैंपल दे दे ओजोन का और पूछे कि इसमें ओजोन कितना है, क्या क्वांटिटी है इसमें ओजोन की, वो आपको इसमें पहचानना है। इसी को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, क्या देगा? गिव्स I2 आयोडीन, ठीक है। इसको क्या करना है? टाइट्रेट विथ सोडियम थायोसल्फेट, जो क्या देता है? गिव्स अमाउंट ऑफ
आयोडीन, और आयोडीन का अमाउंट है हमारे पास, तो हम पता कर सकते हैं कि ओजोन कितनी थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर रिएक्शन जो होती है ना बच्चों, वो देखिए कैसी होती है। देखो रिएक्शन को बैलेंस करके देखिए आप, रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो मैं यहाँ 2 करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, ठीक है, और 2 and 2 4, तो यहाँ पे मैंने किया 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 and 1 4, देखिए 2 और बैलेंस करो इसको एक बार। 2Ki, यस इट इज़ ओके, और 2Ki अगर है हमारे पास में तो एक O3 एक वाटर, तो 2KOH हो जाएगा, एक I2 हो जाएगा, एक O2। यस यस यस, व्हाट वी आर डूइंग, मिस्टेक क्या है हमारे पास, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये 3 और 1 4, 2 और 2 4, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है। जब आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट इसको करा रहे हैं तो ये क्या देता है? और आयोडीन देता है। तो आपको बोलेगा कि हाउ क्वांटिटेटिवली वी एस्टिमेट दी ओजोन, कैसे उसको एस्टिमेट कर सकते हैं? तो हमें क्या कहना है कि आप उसको पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या देता है? आयोडीन देता है। और आयोडीन को आप जब सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करेंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि आयोडीन कितना हुआ, ठीक है। और आयोडीन देखो, 2 पोटेशियम आयोडाइड 1 मोल ओजोन के साथ क्या देता है? 1 मोल आयोडीन देता है। मान लीजिए हमें इस टाइट्रेशन से पता चला कि 5 मोल क्या है? आयोडीन है, ठीक है। इस टाइट्रेशन से हमें पता चला कि हमारे पास आयोडीन कितना बना? 5 मोल। अब हमें मालूम है कि 1 मोल ओजोन होगी तब हमारे पास 1 मोल आयोडीन रिलीज करती है वो Ki से रिएक्ट करके। 5 मोल आयोडीन आए हैं, इसका मतलब 5 मोल ओजोन यहाँ पे थी। तो क्या हुआ? ओजोन की क्वांटिटी पता चल गई है ना। तो ये क्या है? ओजोन का एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है गाइस, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए एक इसकी डिप्लेशन की भी बात हम कर लेते हैं कि इसके डिप्लेशन के रीजंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जो ओजोन गैस है, ठीक है, ओजोन गैस है, उसको जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली कौन होते हैं? डिप्लेशन ऑफ ओजोन बाय pollutants, it is depleted. एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत ही तगड़ा, बाय सुपरसोनिक प्लेन्स। सुपरसोनिक प्लेन वगैरह को क्या एमिट करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड को एमिट करते हैं, जो क्या है हमारे पास? NO। ये क्या करता है? ओजोन से रिएक्ट करके NO2 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये NO2 गैस जो है, यही गैस क्या होती है बच्चों? यही गैस होती है आपकी बहुत खतरनाक गैस, और ये क्या करती है? लीड्स टू एसिड रेन। ये क्या होती है? एसिड रेन का भी वो कारण बनती है, ठीक है। तो जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो सुपरसोनिक जेट्स वगैरह का पॉल्यूटेंट है, उनकी गैस ये रिलीज होती है, ये ओजोन से रिएक्ट करके उसका डिप्लेशन कर सकते हैं। दिस इज द डिप्लेशन। कहते हैं ना ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, उससे ओजोन में होल हो गया और यूवी रेज अर्थ पे आने लग गई एंड ऑल। दिस इज द वे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? फ्रीऑन गैसेस भी तो होती है। फ्रीऑन गैसेस आपकी रेफ्रिजरेंट्स वगैरह होते हैं, फ्रिज, एसी, उनसे जो गैस रिलीज होती है फ्रीऑन, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिनको हम क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती है। इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। तो CFC गैसेस को ही तो हम फ्रीऑन कहते हैं, है ना। ये बहुत सारी होती है, CFC 112, 11 और 110, 101 ऐसी करके। ये क्या होती है? एनवायरमेंट में जाकर के सेम इसी से ओजोन का डिप्लेशन करती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या करता है? ओजोन का डिप्लेशन करता है, ठीक है गाइस। अच्छा, ओजोन के यूज के आप बात करेंगे तो हमने बोला कि भैया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जर्मिसाइडल भी हो सकता है, स्टरलाइजेशन में भी इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग में भी इसको यूज करते हैं, है ना। और सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडाइजेशन भी कर देता है, तो ये सब चीज़ों में ये यूज होता है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर की मैं बात कर सकता हूँ कि इसके अंदर एक एंगुलर स्ट्रक्चर होती है गाइस। इसकी ओजोन की जो स्ट्रक्चर है वो एक एंगुलर स्ट्रक्चर होती है, लाइक दिस, विद द 117 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होता है,
ओके देखिए ऐसा, ये है आपके पास, ये एक डेटिव बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है और ये रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। ओके, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर मालूम है। ओके तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन एंड द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। वी विल बैक विद द न्यू group in the p block elements, which will be the 17th group of the halogens. So till then, okay, bye bye, take care, and आप पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। हम फिर से उसी जोश के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।